Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट सेकंड और थर्ड, जो कि आपकी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन पेपर की सेकंड और थर्ड यूनिट है। वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले कल मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पूरी तैयार कराई थी। अगर आपने उस स्पेशल वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ ये वीडियो भी आपको तैयार करनी है। अगर आपने ये 2 क्लासेस तैयार कर ली तो मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इनको अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से इन्हें तैयार कीजिए। और इसके साथ साथ कल मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट कराई थी उसमें आपको क्या क्या चीज़ कराई गई थी। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, रीजनल नॉवल, नैरेटिव टेक्निक्स, पिकारेस्की नॉवल और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। आपसे मैंने बोला था नैरेटिव टेक्निक्स में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी इंक्लूड होती हैं, जिनको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप पे डाल दिया है। वो अभी एक्चुअली डाली नहीं गई, तो वो मैं आज उसको पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी, आपके कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ कुछ पीडीएफ में मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। और जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महेश दत्तानी, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, ये राइटर्स हैं, तो इनकी बायोग्राफी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं उस पर पोस्ट कर रहा हूँ, करता रहता हूँ और आज भी करूँगा। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियो आपको पढ़ाई है उसको अच्छी तरह से देखें, और मेरे जो नोट्स हैं उनको आप तैयार कर लें। अगर आपने इस तरह से तैयारी कर ली तो मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल मात नहीं खाएंगे, फिर कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपके कौन से नोट्स हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। और अगर जो आपने बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तैयारी की है मेरे नोट्स से, तो आपने देख लिया होगा कि कितने अच्छे मार्क्स आप लेकर आते हैं इन्हीं नोट्स से जो मैंने तैयार किए हैं। बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए गए नोट्स हैं, मेरे 16 वर्ष के अनुभव का ये परिणाम है। तो बहुत अच्छे वन लाइनर नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि अगर जो आपको सटीक चीज़ें पता हैं, आपको पता है कि पिकारेस्की नॉवल जो है एक पिकारो की कहानी होती है, जिसमें हीरो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है, तो फिर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट उसका आंसर पता है। तो ऑप्शन देखते ही जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो एकदम आपको पता लग जाएगी, क्योंकि आपने वन लाइनर तैयार किया है। तो उसी तरह से वन लाइनर हमारे नोट्स हैं, उनको आप तैयार कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और जिसका प्राइस 1000 रुपये रखा गया है। अब आप कह रहे होंगे कि सर बाजार में तो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोचिंग वाले नोट्स हैं, मेहनत से तैयार किए गए नोट्स हैं, और ट्यूशन भी कहीं लगाते हैं तो इससे ज़्यादा आपकी फ़ी 1 महीने की हो जाती है। तो उस चीज़ को, करियर को देखते हुए चलिए और अच्छे नोट्स चूज़ कीजिए। कॉपी पेस्ट वाला जो मटेरियल है उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पता ही है कि कितनी मेहनत के साथ मैं आपको तैयार कराता हूँ, कितनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाता हूँ। तो उसी जज्बे के साथ आप भी पढ़िए। आप सोच रहे हो कि समय कम है, नोट्स कैसे तैयार होंगे? नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में है, बहुत ही आसानी से आप उन्हें तैयार कर पाएंगे। तो अगर आप नोट्स नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और जो वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड नोट्स तैयार कीजिए, तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी यूनिट सेकंड। दोस्तों, जो ये हमारी सेकंड यूनिट है, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर का पोस्ट ऑफिस। ये ड्रामा है। क्या है ये? ड्रामा। जो पोस्ट ऑफिस है वो एक ड्रामा है, और जो कि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये प्ले है। पोस्ट ऑफिस नाम से जाहिर होता है कि ये एक किसी पोस्ट ऑफिस की कहानी है, और ये जो कहानी है ये एक बच्चे की कहानी है, एक ऐसे बच्चे की जो कि बीमार चल रहा होता है, उसकी कहानी है ये। अब जब बीमार बच्चा होता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और उस समय माँ बाप भी सोचते हैं कि हम इसकी इच्छाओं को पूरा करें। अब क्या उस बच्चे की, जो कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, क्या उसकी वो महत्वाकांक्षाएं, वो इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? ये मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा, जब आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो पोस्ट ऑफिस प्ले है ये कब पब्लिश हुआ था। पोस्ट ऑफिस प्ले जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1914 में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से है, तो आप अपने साथ रजिस्टर और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। तो पोस्ट ऑफिस जो ये पब्लिश हुआ, ये कब हुआ? 1914 में ये जो प्ले है ये पब्लिश हुआ था। इसको हिंदी में डाकघर के नाम से भी पब्लिश किया गया, और इसके साथ साथ बंगाली में ये ओरिजिनली लिखा गया था 1912 में, और ये डाकघर के नाम से ही लिखा गया था और इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस के नाम से ट्रांसलेट ये हुआ था। इतना क्लियर है आपको। अब रविन्द्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी से भी क्वेश्चंस आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जैसे बर्थ पूछ लिया कि बर्थ कब हुआ था, तो इनका कैलकाटा में बर्थ हुआ था। कब हुआ था? 7 मई को हुआ था इनका बर्थ, ध्यान रखना 7 मई में इनका बर्थ हुआ था 1861 में। 7 मई 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ कैलकाटा इंडिया में हुआ था। और इनकी जो मदर थी उनका नाम शारदा देवी था, और इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। ये जो बायोग्राफी है इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बायोग्राफी को आप क्या करना, बायोग्राफी को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप वहाँ से देखिए, टेलीग्राम चैनल पर देखना। और अब जो मैं आपको फिलहाल पढ़ाने वाला हूँ, ये नाटक पढ़ाने वाला हूँ आपको, और नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम है पोस्ट ऑफिस। तो ये पोस्ट ऑफिस नाटक, आप इसको अच्छी तरह से आपको इसको तैयार करना है, पोस्ट ऑफिस नाटक को। अब पोस्ट ऑफिस नाटक को समझने से पहले इसके किरदार को समझना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि मुख्य किरदार कौन है? अमल। याद रख लेना, अमल जो है वो मुख्य किरदार है। अमल इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले पोस्ट ऑफिस। अमल कैसा लड़का है? अगर जो ये क्वेश्चन आ जाए कैसा लड़का है, तो ये ऑर्फन चाइल्ड होता है। कैसा होता है? ऑर्फन। ये एक ऑर्फन है। ऑर्फन आप जानते हैं, अनाथ जो होता है उसको ऑर्फन कहा जाता है, जो कि इसकी डिस्टेंट आंट और अंकल के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जाता है। डिस्टेंट आंट है और अंकल है, वो इसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये जो अमल है, ये जो अमल जो बच्चा होता है ये बीमार होता है, और जो डॉक्टर है उसको बाहर निकालने की वो देता है कि बाहर उसको नहीं निकलने देना है। अब जिसने उसको गोद लिया है, जिस व्यक्ति ने, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है माधव। याद रख लेना, उसका नाम क्या होता है? माधव उसका नाम होता है। यानी कि जो माधव है वो कौन है? माधव उसके एडॉप्टेड फादर है। याद रखना, माधव कौन है? माधव जो उसके एडॉप्टेड फादर हैं। मैं लिख देता हूं माधव। जो ये माधव है कौन है? ये माधव, और इनका पूरा नाम है माधवा दत्त। तो माधव दत्त इनके एडॉप्टेड फादर हैं। और अमल जो है, अमल एक कैसा लड़का है? अमल एक ड्रीमर लड़का है। याद रखना, स्वप्न देखने वाला लड़का है। अमल एक विजनरी जो है, एक ऐसा बॉय है जो विजनरी सीन्स को पसंद करता है, यानी कि जो ड्रीम को पसंद करता है, स्वप्न देखना पसंद करता है, जो अमल नाम का लड़का है। तो अमल आपको पता चल गया कि अमल है इसमें, और इसके साथ साथ कौन है? इसमें माधव है। माधव कौन है? माधव अमल के फादर हैं। और कैसे फादर हैं? एडॉप्टेड फादर हैं अमल के, जिनका पूरा नाम है माधव दत्ता। इसके साथ साथ इसमें आंटी का कैरेक्टर है। अब ये आंटी कौन है? आंटी की बात करें तो ये माधव दत्ता की वाइफ है। ये जो आंटी है ये कौन है? ये माधव दत्ता की वाइफ है आंटी, और ये अमल की अडॉप्टेड मदर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमल की अडॉप्टेड मदर कौन है, तो आपका आंसर होगा आंटी। इसके साथ साथ इसमें एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है कर्ड सेलर का। कर्ड सेलर। अब ये कर्ड सेलर कौन है? कर्ड सेलर की बात करें तो ये कर्ड सेलर कौन है? यानी कि दही विक्रेता। अब ये दही विक्रेता कैसा है? जैसे आपने देखा होगा भी लेटेस्ट एक मूंगफली बेचने वाले का गाना वायरल हुआ था, उसका सॉन्ग वायरल हो गया था बहुत ज़्यादा, और कच्चा बादाम के नाम से वो वायरल हुआ। ऐसे ही यहाँ पर एक कर्ड सेलर है। कर्ड सेलर क्या करता है? कर्ड सेलर वहाँ पर टाउन में जो है दही बेचने जाता है, और जब वो दही बेचने जाता है तो वो गाना गाकर दही बेचता है अपनी।
जो दही कैसे बेचता है, गाना गाकर बेचता है। और जब वो गाना गाकर बेचता है तो जो अमल है, अमल उसकी नकल करता है, उसके गाने की नकल करता है। और जब वो ऐसा करता है तो उस समय जो कर्ड सेलर है पहले तो उसे मना करता है कि वो उसकी तरह ना करे, लेकिन बाद में उसको वो फ्री कर्ड भी ऑफर करता है, फ्री कर्ड देता है जो कर्ड सेलर है। तो कर्ड सेलर का कैरेक्टर आपको क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर का कैरेक्टर आता है। किसका कैरेक्टर आता है? नेक्स्ट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर। ये जो डॉक्टर का कैरेक्टर है इसको भी आपको समझना है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो अमल को जो बीमारी है उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें कहता है कि इसको बाहर नहीं आने देना है, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना है, घर में ही रखना है। और इसी वजह से जो माधव है, माधव क्या करता है, जो माधव है वो एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर लेता है उसके लिए कि जो उसका एंटरटेनमेंट कर सके, और जिसका नाम है ठाकुरदा। याद रखना, ठाकुरदा। ठाकुरदा जो व्यक्ति है वो उसको मतलब एक फकीर के बेस में वो आता है, उसको कहानियां सुनाता है, अमल को मिस्टिक स्टोरी सुनाता है ताकि उसको एंटरटेनमेंट किया जा सके। तो ठाकुरदा उसका नाम है। क्या नाम है? ठाकुरदा। तो ये नाम होता है ठाकुरदा। जस्ट अ मिनट। तो ठाकुरदा उसका नाम है जो अमल को इस तरह की कहानियां वगैरह ये चीज सुनाता है। तो इतना क्लियर हुआ ठाकुरदा के बारे में, अब क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति होता है जो वॉचमैन है। वॉचमैन भी मतलब वहां से होकर गुजरता रहता है। वॉचमैन क्या है कि जब अमल बीमार होता है और अमल जो है वहां पर देखता है गली में कि एक वॉचमैन वहां पर अक्सर गुजरता है, तो उसकी तरफ वो स्क्रीम करता है। वॉचमैन जो है उसके लिए उसको एक तरह से डांटता भी है, मना भी करता है। तो वो उसको इंडिकेट करता है किसके लिए? एक पोस्ट ऑफिस को दिखाकर। जो पोस्ट ऑफिस है नियर बाय, तो वो उसको कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग है उसको वो उसको दिखाता है। और वो जब वो सारी चीजें देखता है तो अमल के मन में कुछ चीजें आती हैं। अमल ये चाहता है कि वो भी मतलब विजिट करना चाहता है, वो भी चाहता है कि वो कहीं जाए। और इसके अलावा वो ये चाहता है कि जो राजा है, राजा उसको पत्र लिखे। राजा मतलब जो वहाँ का मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति पहले जो हुआ करते थे, रॉयल पर्सन्स हुआ करते थे, तो ऐसे ही वहाँ पर राजा है जो वहाँ का जमींदार टाइप है, और उसको कहता है कि वो उसको पत्र लिखे। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि अमल को एक ऐसा व्यक्ति पत्र लिखे जो उसको जानता नहीं और सबसे श्रेष्ठ है वो। तो लेकिन क्या अमल की इच्छा पूरी हो पाएगी, ये भी देखने लायक होगा इस स्टोरी में। ठीक है ना, ये जो स्टोरी है इसमें ये भी देखने लायक चीज है। अब इसके साथ साथ आपको वॉचमैन पता चल गया। अब विलेज बॉयज भी आते हैं इसमें। विलेज बॉयज जो गांव के बच्चे होते हैं, जो खेलते हैं, और वो खेल में इसको भी इनवाइट करते हैं, लेकिन बेचारा अमल जो है वो नहीं जा सकता है। तो अमल क्या करता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अमल उन बच्चों को वहां ये कहता है कि तुम यहीं खेलो, इसके लिए वो उनको क्या चीज ऑफर करता है? तो आपका आंसर होगा टॉयज। अमल उन बच्चों को टॉयज ऑफर करता है। स्टोरी आपको कैरेक्टर से ही काफी समझ में आ रही होगी। जब मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर होती हुई चलेगी कहानी, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसके बाद इसमें एक कैरेक्टर आपको और देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से है। इसका नाम है सुधा। ये सुधा का जो कैरेक्टर है, ये अमल जो जहां पर खिड़की से झांकता है वहीं पर ये जो है, ये लड़की क्या करती है, ये फूल बेचने आती है, फूल बेचने का काम करती है। तो अमल इससे कहता है एक दिन मेरे लिए भी फूल लेकर आओ। ये फ्लावर्स को पिक करती है, उनको ले जाती है, और वो अमल उससे कहता है कि मेरे लिए भी फूल लेकर आना। और उस समय जब अमल के लिए वो फूल लेकर आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उस समय अमल जो है वो पूरी तरह से जीवन भर के लिए मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है, मतलब हमेशा के लिए वो सो चुका होता है। तो ये सुधा का कैरेक्टर है। सुधा का क्लियर हुआ आपको। इसके साथ साथ एक रॉयल फिजिशियन भी है। रॉयल फिजिशियन जो है वो बेटर देन डॉक्टर है, वो डॉक्टर से अच्छा है, डॉक्टर से अच्छी सलाह देता है। और जो राजा है,
उसका ये फिजिशियन है जो रॉयल फिजिशियन है, और यही सजेस्ट करता है माधव को कि वो इसको खुले में रखे, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि वो खिड़कियां वगैरह बंद की जाए, तो उसको ओपनली वो रखने की सलाह भी उसको देता है। और लास्ट में वही बताता है कि अभी हमेशा के लिए सो चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब हेडमैन जो है एक बल्कि मैन है, यानी कि भारी भरकम व्यक्ति है। हेडमैन को देखकर सभी लोग डरते हैं, गांव के सभी लोग। और माधव जो है, माधव उससे रिक्वेस्ट करता है हेडमैन से कि वो सभी के प्रति काइंड रहे, सभी को इतना सा डराया ना करे, इस तरह से डराया ना करे। और जो वॉचमैन है ना, वॉचमैन इवन जो अमल है उसको ये भी बताता है कि इस जो हेडमैन का जो मुख्य काम है वो एक तनाव पैदा करना है लोगों के बीच में, मतलब ये अपनी एक भयंकर सी इमेज लेकर लोगों के सामने आता है। अब इस समय जब वो ये बात उससे कहता है हेडमैन से कि तुम तो ऐसा करते हो, लोगों को परेशान करते हो, तो उस समय जो हेडमैन है वो अमल की शिकायत किससे कर देता है? राजा से कर देता है। किससे करता है? राजा से कर देता है। और राजा को जब वो शिकायत करता है कि ऐसे ऐसे एक बीमार लड़का है और वो ऐसे ऐसे तुम्हारी बातें कर, मतलब मुझे ऐसे परेशान करता है और ये बातें कर रहा है, तो जो राजा है, राजा उल्टा हेडमैन को ही इस पर डांटता है और वो अमल के लिए एक रॉयल फिजिशियन भेजने की तैयारी करता है, और इसके साथ साथ वो अमल को खुद भी मिलने की और उसको पत्र लिखने की भी तैयारी करता है। तो दोस्तों, अमल की वो जो इच्छा थी वो भी बिल्कुल पूरी होनी है। तो ये आपको क्लियर हुआ, तो ये कैरेक्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। फकीर मैंने आपको बताई दिया कि ठाकुरदा का कैरेक्टर है, फकीर का कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि अमल का कैरेक्टर, माधव का कैरेक्टर, आंटी का कैरेक्टर, कर्ड सेलर का कैरेक्टर, डॉक्टर का कैरेक्टर, रॉयल फिजिशियन का कैरेक्टर, ठीक है, और इसके साथ साथ सुधा का कैरेक्टर, हेडमैन का कैरेक्टर। तो ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और विलेज बॉयज और वॉचमैन, तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो पोस्ट ऑफिस में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी स्टोरी की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं कि स्टोरी जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये माधव से स्टार्ट होती है, ठीक है। माधव, जिसको कोई बेटा नहीं था, वो अपनी पत्नी, जिसको आंटी के नाम से इस कहानी में जाना जाता है, उसके साथ रहता है। और यहाँ पर उसने अपनी पत्नी के ही एक परिचित, एक दूर के, ये कह लीजिए कि उसके भतीजे को, दूर का भतीजा है, तो उसे वो गोद ले आए हैं। अब माधव जो है वो एक लड़के को कभी गोद नहीं लेना चाहता था। माधव किसे गोद लेना चाहता था? लड़की वगैरह को गोद लेना चाहता था। माधव का मानना था कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा खर्चीले होते हैं और वो ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च कर देते हैं, और पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अब लेकिन जब उससे उसको इतना अटैचमेंट हो गया है, जब उससे उसे इतना अटैचमेंट हो गया है, तो माधव जो है अब पैसों के बारे में बिल्कुल भी मतलब चिंता नहीं करता है, और पैसों के बारे में एक तरह से बिल्कुल भूल चुका है, क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करने लगा है, अमल से प्यार करने लगा है। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद अमल को डॉक्टर के पास लाया जाता है। जब डॉक्टर के पास लाया जाता है तो उस समय जो अमल है वो जानना चाहता है कि उसको क्या बीमारी है, वो क्या परेशानी है, लेकिन वहां पर कोई उसको कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो कहीं एक अंदर एक मानसिक रूप से वो बीमार है और शारीरिक भी वो बीमार है, अमल जो है। और अमल को जिस प्रकार की बीमारी है वो उसको धीरे 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 उसको एक तरह से खत्म कर रही है। और अमल जो है इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन जो माधव है, माधव अब अमल को एंटरटेन करना चाहता है। माधव अमल को एंटरटेन करना चाहता है, और इसी कारण उसने एक व्यक्ति जिसका नाम ठाकुरदा है, जो कि एक वॉन्डरर है, उसको एक फकीर के रूप में उसके पास रखा है, ताकि उसको वो मिस्टिक और जो पुरानी कहानियां होती हैं उन्हें सुनाकर उसको एंटरटेन कर सके। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, वो जो डॉक्टर है वो उससे कहता है कि उसको बाहर ना जाने दे। जब बाहर ना जाने के लिए कहते हैं तो अमल जो है वो खिड़की के पास बैठने की इच्छा व्यक्त करता है, और माधव के द्वारा उसको कह दिया जाता है ठीक है तुम बैठ सकते हो। अब अमल क्या करता है, क्योंकि अमल बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन वो खिड़की पर बैठे बैठे ही कुछ लोगों को वहां से देखता है। सबसे पहले वो किसको देखता है? कर्ड सेलर को देखता है, यानी कि एक दही विक्रेता को देखता है जो कि दही बेचता है। और
अमल जो है, अमल को दही तो नहीं खरीदनी है, लेकिन अमल उस दही विक्रेता को इशारा करता है, वो जो गाना गाता है और उस गाने को वो उससे कहता है अमल की वो उसको सिखाए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमल दही विक्रेता से क्या रिक्वेस्ट करता है, तो गाना सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको गाना सिखाए, और वो उसका गाना सीखना चाहता है, और वो ये भी सीखना चाहता है कि घूम घूम कर और गाना गाकर दही को कैसे बेचा जाता है। और जबकि जो माधव है, माधव ने उसको क्या समझाया अमल को, ये समझाकर कि तुम एक जगह बैठो, क्योंकि एक जगह बैठोगे, एक चित्त रहोगे और पंडित बनोगे और एक महान पंडित के रूप में रहोगे। लेकिन अमल जो है, अमल पंडित नहीं बनना चाहता, और जब वो कर्ड सेलर के बारे में सुनता है, कर्ड सेलर को सुनता है, उसके गाने को सुनता है, तो उसका मन करता है कि वो भी काश दही बेच पाए। तो ऐसा अमल है। देखो, बच्चों का मन तो बच्चों वाला ही होता है और वो बच्चों की तरह सोचता है। ऐसे ही फिर एक चौकीदार, एक वॉचमैन वहां से गुजरता है और अमल जो है उस वॉचमैन को अपने पास बुलाता है, और इसके साथ साथ वो जो अमल है उस चौकीदार से, वॉचमैन से क्या कहता है, वो ये कहता है कि उसको चिल्लाना नहीं चाहिए। और उस समय जो वॉचमैन है अमल से कहता है कि वो ऐसा ना बोले, वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो अमल कहता है कि मैं इस चीज से नहीं डरता हूं, मैं इस चीज से नहीं डरता हूं। और इसके साथ साथ वो ये कहना चाहता है, जो अमल है वो ये कहना चाहता है कि क्या हो गया अगर जो मैं मर भी गया, अगर जो मैं मर भी गया तो क्या हो गया, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और अमल जो है, अमल की बातें सुनकर चौकीदार जो है बहुत इंप्रेस होता है। और इसके साथ साथ जो अमल है, अमल उससे ये कहता है कि सामने जो है, ये जो सड़क पर मुझे इमारत दिखाई दे रही है, ये किस चीज की इमारत है। तो वो वॉचमैन उसको बताता है कि एक नया पोस्ट ऑफिस है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के बारे में अमल को किसने बताया, वॉचमैन ने बताया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि ये नया पोस्टमैन है। अब ये कहता है, जो ये बच्चा है वो ये कहता है कि मैं तो राजा के लिए डाक लिखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राजा मुझे अब मेरे पत्र का उत्तर भी दे। अब इसी बीच में जो एक हेडमैन है, यानी कि हेड वॉचमैन कह सकते हैं या फिर एक हेडमैन कह सकते हैं, जो वहां का मुख्य सिपाही है, वो आ रहा होता है। तो चौकीदार उसे देखकर डर जाता है और वो उससे कहता है भाई अब मैं चलता हूं, नहीं तो मेरी वॉट यहां पर अच्छी तरह से लग जाएगी। अब जब वो हेडमैन आता है तो अमल उससे भी बातें करना चालू कर देता है। अमल जब उससे बातें करना चालू करता है उस हेडमैन के आने पर, तो वो जो हेडमैन है वो उसको मतलब उसकी बातों को अच्छा नहीं समझता और वो उसको डांटता भी है। इसी बीच में वो राजा से उसके बारे में शिकायत कर देता है कि मैं तुम्हारी बात राजा से कहूंगा। अब राजा से बात कहने की वो बात करता है, लेकिन राजा पर इसकी बात का उल्टा असर होगा। दोस्तों, वो मैं कहानी के अंत में बताऊंगा कि राजा पर किस प्रकार से उसकी बात का असर होता है। इसके बाद वहां पे एक लड़की आती है, वो विंडो से ही सब कुछ देख रहा होता है अमल। एक लड़की आती है, इसका नाम क्या होता है, सुधा होता है। और सुधा अपने फादर के लिए क्या लेने जा रही थी, एक माला लेने जा रही थी, ठीक है। और वो जो माला थी, ठीक है ना, वो जो माला वो लेकर जा रही थी, किसके लिए लेकर जा रही थी, अपने फादर के लिए वो माला लेकर जा रही थी। और इसके साथ साथ फूलों को चुग कर लाती है, वो माला बनाती है। और जो अमल है वो सुधा को कहता है कि तुम वापस आओगी ना, मुझसे वादा करो और तुम मेरे लिए भी कुछ फूल लेकर आओगी, मेरे लिए भी माला लेकर आओगी। और वो ये कहता है कि उसे उसके पास देने के लिए अब कुछ पैसे नहीं है, इस वजह से जब वो दोबारा आएगी तो वो उसको कुछ ना कुछ जरूर देगा। और इस तरह से वो उसे कहता है, उससे एक वादा ले लेता है सुधा से। इसके बाद कौन आता है दोस्तों कहानी में, विंडो से ही अमल देख रहा होता है, वहां पर विलेज बॉयज आते हैं। अब विलेज बॉयज जो आते हैं वो उसको साथ खेलने के लिए कहते हैं अमल को, लेकिन अमल खेल नहीं सकता है क्योंकि वो बीमार है। क्यों नहीं खेल सकता है अमल, क्योंकि वो बीमार होता है। तो वो उन बच्चों से ये कहता है कि वो मेरे सामने खेलें, यानी कि तुम मेरे सामने खेलो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपने सारे खिलौने दे दूंगा। तो खिलौनों का वो उनसे वादा करता है कि वो उनको खिलौने देगा। तो इस तरह से मतलब एक एक करके वहां पर जो लोग हैं वो आना चाहते हैं। और जो अमल है वो पूरे दिन लोगों को देखने में लगा रहता है। अब इसी बीच में जब वो ऐसा करने लगता है तो जो अमल है वो थोड़ा सा कमजोर तो हो ही रहा है, डे बाई डे कमजोर होता जा रहा है। अब माधव को लगता है कि कहीं इस वजह से तो नहीं कि इसका पूरा का पूरा ध्यान लोगों में ही रहता है। और इसी बीच में जो माधव है
वो अमल से कहता है कि तुम्हें कोई व्यक्ति एक देखने आ रहा है। अब वो कौन होता है? ये फकीर होता है। और ये फकीर कौन है? ठाकुरदा। ठीक है ना, ठाकुरदा जो कि एक फकीर की पोशाक में है, वो अमल को क्या करते हैं? उसको कहानियां सुनाते हैं और उसको बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। तो अमल जो है माधव से को जो उसने दृश्य देखे, जो उसने लोग देखे, उनके बारे में पूछता है कि भाई दही बेचने वाला कब आएगा, और बहुत सारे जो लोग हैं कर्ड सेलर के बारे में पूछता है, और इसके साथ साथ वो उस सुधा के बारे में पूछता है, अन्य लोगों के बारे में पूछता है। क्योंकि अब माधव ने क्या किया है? माधव ने ये किया है कि उसकी जो खिड़की है उसको बंद करने का फैसला यहां पर लिया है। यहां पर उसने फैसला लिया है। उधर मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ राजा के पास जब उसकी बात गई थी, तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे से मिलूंगा, मैं इसके पास जाऊंगा। और अब अमल की जो बातें हैं, अमल की जो इच्छा है, वो अब पूरी होने वाली होगी दोस्तों। कैसे पूरी होगी? क्योंकि यहां पर राजा अपने चिकित्सक को, जो उनका मेन फिजिशियन होता है, उसको अमल के लिए वो भेजता है। और अमल यहां पर जो है, अमल की रोशनी जो है धीरे धीरे जा रही है, अमल चीजों को देख नहीं पा रहा है और अमल की आंखों के सामने से धुंधलापन सा छा रहा है और उसकी रोशनी कम होने लगी है। उधर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा है। रॉयल फिजिशियन आता है और वो ये कहता है कि अमल को जो है, अमल को सब कुछ मतलब इस तरह से बंद ना किया जाए, खुले में रहने दिया जाए। और लेकिन अब इस बीच में क्या होता है? इस बीच में दोस्तों राजा जो है वो आता है और राजा अपने एक हेराल्ड जो है उसको भी भेजता है, एक संदेश लेकर, राजा का संदेश लेकर राजा के हेराल्ड के रूप में आती है। और इसके साथ साथ जो ठाकुरदा है वो उससे राजा के आने से पहले एक नकली लेटर जो कि राजा के नाम से है, वो पढ़ने का जो है एक नाटक अमल के सामने करता है कि तुम्हारे लिए राजा का पत्र आया है। लेकिन जब वास्तव में राजा के द्वारा सूचना संदेश भेजा जाता है और इवन जो सुधा है वो भी फूल लेकर आ जाती है, उस समय वो अमल को वो फूल देना चाहती है, तो दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है और अमल उस समय एक गहरी नींद में सो चुका होता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का भी एंड हो जाता है, जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उम्मीद है कि आपको ये जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई ये आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आपसे एक सजेशन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे अदर ग्रुप्स हैं, चारों तरफ इसको फैला दीजिए, क्योंकि सभी को फायदा होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में है, तो वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इसकी जो ताकि स्टोरीज वगैरह सारे कंटेंट, क्योंकि स्टोरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी आसानी से क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे मॉर्निंग राग की। मॉर्निंग रागा बाय महेश दत्तानी। मॉर्निंग रागा बाय महेश दत्तानी, जो महेश दत्तानी का लिखा हुआ एक नाटक है मॉर्निंग रागा, इसकी हम बात करते हैं। दोस्तों जो ये मॉर्निंग राग है, इसमें किस बारे में बताया गया है? मॉर्निंग रागा है, इसमें बताया गया है दो पीढ़ियों के बारे में। दो ऐसी पीढ़ियां जो आपस में क्लैश करती हैं, और स्पेशली म्यूजिक के ऊपर आधारित एक नाटक है, संगीत के ऊपर नाटक है, और संगीत में भी कुछ परिस्थितियां हैं उनको दर्शाया गया, और किस प्रकार से दोनों जो एक गैप है, जो एक गैप आ रहा है, एज का गैप कह लीजिए, दोनों पीढ़ियों का गैप कह लीजिए, वो गैप भी किस प्रकार से म्यूजिक उसको फिल कर देता है, उसकी कहानी है ये। ठीक है ना, उसकी कहानी है ये जो मॉर्निंग रागा है, जिसके नाटककार हैं महेश दत्तानी। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये एक गांव की कहानी है, और उस गांव में एक गायिका है जिसका नाम है स्वर्णलता। याद रखना, एक गांव में एक गायिका रहती है, गायिका का नाम क्या है? स्वर्णलता। लिखते रहना, जैसे जैसे कैरेक्टर्स आएंगे वैसे वैसे नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस गांव में एक गायिका रहती है जिसका नाम स्वर्णलता होता है, और स्वर्णलता का एक सपना होता है। स्वर्णलता का सपना यह होता है कि वो शहर में जाकर एक अपना म्यूजिकल प्रोग्राम करे, और ताकि दूर दूर से जो लोग हैं उसको देखने आए और उसको गाने का इस प्रकार से एक मौका मिले। अब ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर स्वर्णलता को मिलता है। स्वर्णलता की गांव में एक सहेली होती है जिसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी और स्वर्णलता दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर शहर के लिए एक बस में निकल पड़ती हैं।
और जब ये बस में शहर के लिए जा रही होती हैं और उस प्रोग्राम के लिए जा रही होती हैं तो उस समय जो बस है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस के साथ क्या होता है? बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस कहाँ गिर जाती है? बस नदी में गिर जाती है। और उस घटना में वैष्णवी यानी कि स्वर्णलता की जो सहेली होती है वैष्णवी, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ साथ स्वर्णलता का जो बेटा है उसकी भी डेथ हो जाती है। स्वर्णलता के बेटे की डेथ होती है और किसकी डेथ होती है? स्वर्णलता की सहेली वैष्णवी की, उसमें बस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे मृत्यु होती है दोनों की, तो बस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब ये होता है तो अब स्वर्णलता के लिए बहुत बुरा एक सीन हो गया था कि मतलब उसके लिए बहुत बुरी घटना ये हो गई थी और इस घटना के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराती है और इस वजह से वो पूरे 20 साल तक एक तरह से खुद को कैद कर लेती है। अब उधर दूसरी तरफ वैष्णवी का एक बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है अभिनय। तो जो वैष्णवी का बेटा अभिनय है वो क्या करता है? वो शहर में छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स वगैरह तैयार करता है, छोटे छोटे म्यूजिकल कॉन्सर्ट करता है। अब लेकिन उस चीज़ों में उसको लगता है कि वो चीज़ें मतलब अपना टाइम जो है यूं ही बर्बाद कर रहा है और उसको वास्तव में एक जो संगीत की दुनिया है उसमें खुद को एक मुकाम देना चाहिए, उसमें खुद को स्थापित उसको करना चाहिए। अब जो वैष्णवी का बेटा होता है वो अपने गाँव आता है और अपने गाँव जब आता है वो उस समय अपने पिता से वहां पर मिलता है। अब जो उसके पिता हैं वो म्यूजिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं और जबकि जो बेटा है वो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इवन उसके फादर वो ये तक कहते हैं कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ की मृत्यु का कारण भी वो संगीत को ही मानते हैं, क्योंकि वो संगीत की वजह से वो शहर गई थी। और अभिनय की बेटे जो माँ है वो कौन है? वो वैष्णवी है। तो वो उसको उसी का कारण मानते हैं कि संगीत की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर अभिनय को क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, अपनी माँ का वायलिन मिल जाता है और जब उसको वो बजाने की कोशिश करता है और एक दिन क्या होता है, अभिनय को स्वर्णलता की सुंदर आवाज सुनाई पड़ती है जो कि नदी के किनारे के पास एक गाना गा रही होती है। अब उसकी आवाज सुनकर वो इतना मोहित होता है कि उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन स्वर्णलता इस बात से बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि जब उसका बेटा, वैष्णवी का बेटा उसको देखेगा तो वो उसको कहेगा कि तुम ही मेरी माँ की मृत्यु का कारण हो। और उसी समय जो अभिनव है उसकी मुलाकात इस कहानी की फीमेल प्रोटोगोनिस्ट तो नहीं कह सकते, सेकेंडरी प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं हम इसको, कि सेकेंडरी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो पिंकी से उसकी मुलाकात होती है। पिंकी को भी म्यूजिक का शौक होता है। अब पिंकी और अभिनव मिलकर क्या करते हैं, ये अपना एक म्यूजिकल बैंड बना लेते हैं। अब इस बैंड से ये एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट करना चाहते हैं और शहर में बहुत अच्छा एक नाम कमाना चाहते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो पिंकी की माँ है इनका नाम है मिसेस कपूर। पिंकी की माँ कौन है? मिसेस कपूर है। मिसेस कपूर पिंकी को पूरा सपोर्ट करती हैं और इनको भी म्यूजिक का शौक होता है। पिंकी की माँ को भी किसका शौक होता है? म्यूजिक का पूरा शौक होता है और उनका पूरा नाम क्या है? मिसेस कपूर है और वो उसमें पिंकी को पूरा सपोर्ट करती हैं। और लेकिन पिंकी की माँ पिंकी को उसके फादर के बारे में बताती हैं, यानी कि अपने हस्बैंड के बारे में मिसेस कपूर उनको बताती हैं कि उनका जो हस्बैंड था वो क्या करता था, वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया करता था और इसके साथ साथ वो उसकी वजह से वो शराब पीता था और उसने काफ़ी एक्सीडेंट भी किए और कई मृत्यु का वो मतलब दोषी भी है। ये बात उसको बताती कि कई गांव वालों को उसने मृत्यु के घाट उतार दिया था, ऐसा व्यक्ति था वो। उसके बारे में वो पिंकी को बताती हैं। अब इसी बीच में जो ये दोनों हैं, पिंकी और अभिनव, ये क्या करते हैं, अपना जो एक प्रोग्राम है, अपना एक प्रोग्राम उसको तैयार करते हैं। अब लेकिन उनको लग रहा था कि इसमें स्वर्णलता की आवाज़ जरूर होनी चाहिए, स्वर्णलता की आवाज़ जरूर होनी चाहिए और वो स्वर्णलता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए गाए। लेकिन स्वर्णलता जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करने पर वो उसमें कहती है चलो ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। अब इसी बीच में जब वो जा रहे होते हैं शहर के लिए तो स्वर्णलता की जो
कार है वो खराब हो जाती है और फिर वो बस में बैठने के लिए जाती है। जैसे ही वो बस में बैठने के लिए जाती है तो चीखते हुए बस से उतरती है, क्योंकि उसको उसकी जो पुरानी यादें हैं, यानी कि जो बस का जो वो एक्सीडेंट था वो दोबारा से याद आ जाता है, और वो उससे घबरा जाती है और वहां ना जाने का निश्चय करती है। अब बेचारे पिंकी और अभिनव को बड़ा सदमा सा लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके प्रोग्राम में वो जरूर शामिल हो। जो स्वर्णलता का पति है वो उसको सहानुभूति देता है, उसके साथ उसको समझाने की कोशिश करता है, और उसी बीच में जो ये है, यानी कि अभिनव और पिंकी, इनका मानना था कि वो जरूर आए, और पिंकी को जो स्वर्णलता को और पिंकी के सामने जो मिसेस कपूर है वो ये बात डिक्लेयर करती हैं कि ये जो घटना हुई थी उसकी दोषी स्वर्णलता नहीं है, बल्कि पिंकी के पिता का हुआ था। मतलब पिंकी के पिता की वजह से ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि वो नशे में उन्होंने ही एक्सीडेंट किया था और वही एक उस दुर्घटना का कारण थे। और यही कारण था कि उसने अपनी सहेली वैष्णवी को और अपने पुत्र को खो दिया था। इस कारण को बताया जाता है। अब क्या होता है, जो पिंकी स्वर्णलता से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको क्लासिकल सॉन्ग सिखाए, और वो उसको वेस्टर्न म्यूजिक तो आता ही है, वो क्लासिकल भी सीखना चाहती है। और यहाँ पर जो अभिनव और पिंकी हैं ये क्या करते हैं, ये शहर में एक जो आयोजन हो रहा है उसमें एक ऐसा संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं जो दोनों का मिश्रण हो। इस प्रकार की चीजें जो है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। स्वर्णलता उसके लिए रेडी नहीं थी, लेकिन अचानक से जब ये वहां पर पहुंचते हैं शहर में, तो स्वर्णलता तैयार हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। और ये एक तरह का सरप्राइज होता है जो कि उनको मिलता है, और एक फ्यूजन संगीत के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। और जो लोग इस संगीत को सुनते हैं वो सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों इस प्ले का भी एंड हो जाता है, जिसका नाम था मॉर्निंग रागा बाय महेश दत्तानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। और इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे फिक्शंस की तरफ, और इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अ फाइट ऑफ पिजन्स बाय रस्किन बॉन्ड। अ फाइट ऑफ पिजन्स बाय रस्किन बॉन्ड, ये आपको बता देता हूं। अब दोस्तों, इसमें सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है रूथ लेवाडोर का। रूथ लेवाडोर जो है, इनका मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। रूथ जो है एक नैरेटर है इस नॉवेल की, और वो विटनेस है अपने फादर की हत्या का। और इसके साथ साथ इसमें दूसरा कैरेक्टर आता है लाला रामजी लाल का। अब ये लाला रामजी लाल कौन है? जो लैब्राडोर फैमिली है, जो ब्रिटिश लैब्राडोर फैमिली है, उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है और ट्रस्टेड पर्सन है। और यही वो व्यक्ति है जो इनको शेल्टर देते हैं, परिवार को। और इसके बाद में जो जावेद खान है वो फोर्सफुली उस परिवार को, यानी कि रूथ के परिवार को, वहां से फोर्सफुली अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जावेद खान का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। जावेद खान कौन है? एक पठान है। जावेद खान कौन है दोस्तों? एक पठान है जो क्या करता है, रूथ के परिवार को जबरदस्ती लाला रामजी लाल के यहां से वो ले जाता है, और वो उसकी मां को फोर्स करता है कि रूथ जो है वो उससे शादी करे। इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों, हम इसका स्टोरी क्या है इसकी वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये कहानी की नायिका रूथ लेवाडोर की, ठीक है ना, रूथ लेवाडोर की एक आंखों देखी घटना से स्टार्ट होती है। और ये चर्च के सामने एक घटना घटित हुई थी, और ये उस समय की बात है दोस्तों जब 1857 का विद्रोह जो चल रहा था, उस समय की ये बात होती है। तो जो इंडियंस ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो ब्रिटिशर्स को मार देंगे। और ये जो कहानी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर की ये कहानी होती है। कहाँ की कहानी है? शाहजहांपुर की कहानी है। और उस समय जो मरियम लेवाडोर, जो कि रूथ की मदर है, यानी कि कहानी के नैरेटर की मदर है, वो उस समय जब रूथ के फादर की और मरियम के हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, उसको मार दिया गया है, तो उस समय
वो किसके पास आते हैं? लाला रामजी लाल के पास आते हैं। लाला रामजी लाल जो है वो इस परिवार को, ब्रिटिश परिवार को सपोर्ट करते हैं और वो ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं। वो उनको कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ पर रुक सकते हो, हमारे यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कुछ इंडियन फैमिलीज ऐसी भी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, और वो जो फैमिलीज थी दोस्तों आज तक भी रॉयल फैमिलीज बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन इस चीज के लिए दिया था, और वो हमेशा क्या करते थे? जी हुजूरी करते थे ब्रिटिशर्स की। ऐसा ही यहाँ पे एक परिवार हमें देखने को मिला, लाला रामजी लाल का, जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, और उनसे मतलब उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उन्होंने उनको जगह दी। अब इसी बीच में जो पठान लीडर है वहां पर, जिसका नाम है जावेद खान, जावेद खान को पता चलता है कि वो लोग कहां पर ठहरे हुए हैं? लाला रामजी लाल के यहां पर वो लोग घर में ठहरे हुए हैं। और वो तभी जो है वहां से डिसाइड करता है रूथ और मरियम को अपने घर ले जाने का, यानी कि उन माँ बेटियों को अपने घर ले जाने का, और वो उनको लेकर भी जाता है। और वहां पर ऐसा नहीं कि वो उनके साथ कुछ जबरदस्ती करता है, वहां पर उनका एक अच्छा खासा स्वागत करता है, और बहुत चालू व्यक्ति था ये। अब इसके पीछे कारण तो था। कारण क्या था? कि वो रूथ से शादी करना चाहता था। जो जावेद खान था दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किससे शादी करना चाहता था? कहानी के नैरेटर से वो शादी करना चाहता था, और उसने उसके लिए जो मरियम है, मरियम लेबेडोर से भी उसने उसके लिए रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए तैयार हो जाए। अब उस समय वो एक कंडीशन रखती है, और कंडीशन क्या रखती है? वो कंडीशन ये रखती है, इफ द ब्रिटिश आर एबल टू डिफीट द इंडियन रिबल्स देन जावेद खान विल नॉट मैरी हर डॉटर। अगर जो ब्रिटिशर्स एबल होते हैं किसको? इंडियन रिबल्स को डिफीट करने में, तो जावेद खान जो है वो उसकी बेटी से शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो डिफीट किए जाते हैं रिबल्स के द्वारा, तो उस समय उसकी डॉटर की शादी उससे हो जाएगी, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कंट्री पर होल्ड कर पाते हैं, और जो जावेद खान होता है दोस्तों उसको भी वहां से बचकर निकलना होता है, वहां से बचकर निकलना होता है, और वो बचकर निकलता है। और उसको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? उसको सपोर्ट किया जाता है लेबेडोर फैमिली के द्वारा। कहां तो वो उनको सपोर्ट कराता, कहां लेबेडोर फैमिली फिर उसको ही सपोर्ट करती है, और इसी सपोर्ट के चक्कर में दोस्तों ये जो स्टोरी है इसका भी एंड हो जाता है। तो ये एक आउटलाइन स्टोरी थी किसकी? ए फाइट ऑफ पिजन्स की कहानी थी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि रस्किन बॉन्ड की कहानी है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और स्टोरी की तरफ चलते हैं, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय आर.के. नारायण। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि आर.के. नारायण का एक उपन्यास है। और आर.के. नारायण के उपन्यास की बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा, आर.के. नारायण जो है वो मालगुडी उनका रीजनल प्लेस है। जैसे कि कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मालगुडी किसका रीजनल प्लेस है? आर.के. नारायण का रीजनल प्लेस होता है मालगुडी। अब इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? ये क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है, इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? दोस्तों इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है मार्गेया। मार्गेया जो है वो इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है। वो क्या है? वो अपना जो करियर है वो एक मनी लेंडर के रूप में स्टार्ट करता है, और एक बेनियन ट्री है, एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे वो बैठता है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे जहां वो बैठता है उसके जस्ट सामने एक बैंक होता है। इस बैंक का नाम है सेंट्रल कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक इन मालगुडी। याद रख लेना, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इस तरह इतना ही याद रख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहां पर है? मालगुडी में है। तो उस बरगद के पेड़ के सामने जहां पर कहानी का प्रोटोगोनिस्ट मार्गेया वहां पर बैठता है। अब वो करता क्या है, उसका काम क्या है? तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं बैंक के, उनको वो हेल्प करता है मनी बोरो करने में, और इसके साथ साथ इसको मनी की वो, ताकि मनी लैंड कर सके और एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सके, और इसी बीच के प्रोसेस में वो अपना भी जुगाड़ बिठा लेता है, और वो इस मनी के लेन देन में एक अच्छा खासा जो पैसा है वो कमा लेता है। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी है बैंक के, जिनका नाम है अरुल डॉस, याद रखना, इसके साथ प्योन है। वो क्या करते हैं? वो सारी की सारी जो भी एप्लीकेशंस होती हैं लोन की, ठीक है ना, उनको सीज करते हैं, और एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इस व्यक्ति के साथ उनका। अब यहां पर
इस कार्य में वो बहुत अच्छा नाम कमा रहा है और एक साथ साथ पैसा भी कमा रहा है। उसकी जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। अब बालू बालू जो है दोस्तों, बालू उसका एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, यानी कि बिगड़ा हुआ बच्चा है। अब वो कहते हैं ना कि औलाद अच्छी है तो सब कुछ सही कर देती है और औलाद बिगड़ी हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बालू कैसा है? बालू जो है उनका एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। वो क्या करता है, वो उसकी जो अकाउंट बुक होती है जिसमें सारी एंट्रीज होती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो पूरा का पूरा क्लाइंट का ब्यौरा जो होता है वो गटर में उसको फेंक देता है। अब बेचारा मर गया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो करे तो करे क्या। और वो जो होरोस्कोप अपनी दिखाने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी रहता है, और जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसको क्या सलाह देता है? एस्ट्रोलॉजर उसको ये सलाह देता है कि उसको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कहानी के नैरेटर को एस्ट्रोलॉजर क्या सलाह देता है? वो माँ लक्ष्मी की पूजा करने की उसको सलाह देता है कि वो माँ लक्ष्मी की पूजा करे, और कितने दिन के लिए करे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40 डेज के लिए पूजा करे, और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाए और जो कमल है वो अर्पित करे, और इसके साथ साथ जो घी है, गाय का घी, देसी घी, वो भी माँ लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करे। तो वो इस तरह से उसको पूजा करने के लिए कहता है कि पूरी तरह से अगर वो इस तरह से पूजा करता है तो उसका जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होगा। अब इसी बीच में एक डॉक्टर पाल से, जो मरगिया है इसकी जो कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, मरगिया, इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर पॉल से। डॉक्टर पॉल्स क्या करते हैं? डॉक्टर पॉल उसको एक मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों एक पांडुलिपि, यानी कि हस्तलिपि, हाथों से लिखी गई एक जो किताब होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है, ठीक है ना। वो उसको भेजते हैं। अब उसको ये लगता है कि पता नहीं कि ये कोई पब्लिशर पब्लिश करेगा या नहीं पब्लिश करेगा, लेकिन वो उस बुक को पब्लिश कराने के लिए एक पब्लिशर मदन लाल है उनके पास पहुंचते हैं। तो याद रखना पब्लिशर का नाम क्या होता है दोस्तों? पब्लिशर का नाम होता है मदन लाल। मदन लाल के पास वो पहुंचते हैं जो कि नॉर्थ का एक व्यक्ति है। वो बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुक को पब्लिश करने के लिए कौन तैयार होता है? तो आपका आंसर होगा मदन लाल। मदन लाल जो कि एक बुक पब्लिशर है, वो बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो ये कहता है 50-50 कि 50% शेयर मेरा होगा अर्निंग में और 50 तुम्हारा होगा। इस प्रकार से वो जो है उस बुक को तैयार करने, मतलब पब्लिश करने के लिए तैयार होता है। और दोस्तों परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि बुक सुपर डुपर हिट हो जाती है। जैसे आपने बागवान मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन एक बुक लिखता है और उसकी जो बुक है वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसी प्रकार से यहां पर यह किताब भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में उसको मिली थी वो भी बहुत ज्यादा हिट हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैसा शोहरत सब मिल जाती है उसको, लेकिन फिर उसका जो सन बालू है, जैसे उसने पहले उसका काम खराब कर दिया था, अब दोबारा से ये काम खराब करेगा। उसको स्कूल में एडमिट कराया गया है। अब वो थोड़ा सा स्टाइलिश बॉय है और उसको अपने पापा के अमीर होने का भी बहुत ज़्यादा गर्व है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो है उसमें सेक्रेटरी के रूप में उसका फादर है। मैनेजिंग कमेटी ने उसकी पैसों की वजह से, उसकी शेयर की वजह से उनको मैनेजिंग कमेटी में सेक्रेटरी बनाया हुआ है। तो यहां पर उसको इस चीज का बड़ा जो है वो होता है, गर्व होता है। और उसने मतलब जो कहानी का नैरेटर है मरगैया, उसने अपने बेटे बालू के लिए एक प्राइवेट टीचर, एक प्राइवेट ट्यूटर को भी उसने रखा हुआ है। लेकिन जो उनका बेटा बालू है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि स्कूल के जो एग्जाम्स हैं उनको भी प्रॉपरली क्रैक नहीं कर पाता है और स्कूल से उसकी शिकायतें होती हैं। और इस समय जो बालू है, बालू को जो स्कूल में मतलब प्रॉपरली जब पढ़ाई नहीं होती तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो उस समय वो क्या करता है, जो उसका परिणाम होता है उसको फाड़ देता है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने कागज होते हैं, उनको फाड़ देता है और सेम वहां पर उसी गटर में वो डाल देता है जहां पर उसने, मतलब जो उसका लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, जो स्कूल टीसी होती है एक तरह से, उसको भी वो उसको फाड़ देता है और उसको उसी गटर में डाल देता है जहां पर उसने उसका अकाउंट डाला था। अब इसके बाद क्या होता है, उसको एक लेटर मिलता है मद्रास से जिसमें यह बताया जाता है कि उसका जो बेटा है वो मर चुका है। और उस समय उसके ब्रदर की जो फैमिली है वो उसकी हेल्प करने आती है।
और मरगैया को ये लगता है कि वो बिना हेल्प के उसकी मदद कर सकता है और वो मतलब उसको किसी की इस तरह से हेल्प की जरूरत नहीं है और वो मद्रास के लिए निकल पड़ता है। अब जब वो मद्रास के लिए निकल पड़ता है तो वहां पर उसको पता चलता है कि वो जो बालू था वो किससे मतलब एक लड़की थी जिसका नाम था बृंदा। बृंदा से शादी वो करना चाहता था और जो कि एक टी एस्टेट के मालिक की टी एस्टेट के मालिक की बेटी थी। और उस समय जो एक पंडित होता है उसको वो उसकी होरोस्कोप दिखाता है। अब यहां पर जो दोस्तों वो दो पंडितों को दिखाता है, एक तो कहता है कि इनकी जो कुंडली है वो बिल्कुल नहीं मैच करती और एक कहता है कि बहुत अच्छा इनका मैच जो है वो इन दोनों का बैठता है। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है कि जो बालू है वो अपनी पत्नी के साथ भी मतलब एक अच्छी तरह से पेश नहीं आता है और ये बात किसको पता चलती है? ये बात पता चलती है कहानी के नैरेटर को, मरगैया को ये बात पता चलती है और वहां पर वो अपने बेटे से मिलता है। कहां पर? लॉली एक्सटेंशन में। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने बेटे से उसकी मुलाकात कहां होती है? लॉली एक्सटेंशन में उसकी मुलाकात होती है और इसके साथ साथ वहां पर उसकी मुलाकात वृंदा और उसके बेटे से भी होती है, उसकी बेटी से भी होती है, जो बच्चा है उससे भी होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो वो उसकी वाइफ है वो उसके बारे में बहुत सारी बातें उसको बताती है और वो बताती कि किस प्रकार से उसने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है और किस प्रकार से लोगों से उसने पैसा ऐंठा है। बहुत सारी चीजें उसके मतलब बताती है और इस समय जो ये व्यक्ति है, जो नैरेटर है, उसकी जो पुरानी चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं और बहुत से लोग जिनका पैसा उसके ऊपर था और जो बेटे ने मतलब उनको एक तरह से उठा दिया था, खर्च कर दिया था, बहुत सारा पैसा उड़ा दिया था बेटे ने, वो सब कुछ चुकाने के लिए वो उससे कहते हैं कि वो सारा पैसा उसका चुकाए। अब इसी चक्कर में ये जो व्यक्ति है जो कि कभी बहुत ऊंचे उस पर हुआ करता था, वो कहां पर आ जाता है? अपने बेटे के कर्जे को चुकाने में और खुद के पुराने उस बेटे की करतूत के चक्कर में ही वो जो कारण हुआ था उसको चुकाने के चक्कर में इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, यानी कि वो दिवालिया हो जाता है। अब वो अपने बेटे से कहता है कि वो उसी काम को करे जहां से उसने शुरुआत की थी, बरगद के पेड़ पर के नीचे बैठने की, लेकिन जो बेटा है वो उसमें बेइज्जती महसूस करता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो उस समय जो मरगैया है यानी कि जो कहानी का नैरेटर है वो खुद ये डिसाइड करता है कि मैं खुद आगे जाऊंगा और मैं खुद ही इस काम को फिर से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों जहां से चले थे लौटकर वहीं आ गए। तो ये थी स्टोरी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय आर.के. नारायण। तो दोस्तों ये थी स्टोरीज पोस्ट ऑफिस बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, मॉर्निंग रागा बाय महेश दत्तानी, अ फाइट ऑफ पिजन्स बाय रस्किन बॉन्ड और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय आर.के. नारायण। इनकी जो बायोग्राफी है राइटर्स की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन सभी की बायोग्राफी मैं कल तक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इससे पहली जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें यूनिट फर्स्ट है उसको भी जरूर देखें, इसको देखकर जाएं। तो मैं कहता हूं एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बल्कि बहुत बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। और ये ना सोचें कि एग्जाम में टाइम नहीं है तो हम नोट्स परचेज ना करें, क्योंकि नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में है। कल मैंने आपको डेमो भी दिया था और डेमो आपको जो पहली वीडियो है फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको डेमो भी देखने को मिल जाएगा मेरे नोट्स का। तो उस तरह से नोट्स बनाए गए हैं, बहुत स्पेसिफिक नोट्स हैं, उनको आप परचेज कर लीजिए और साथ के साथ वीडियो से भी स्टडी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।